नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम आज का मुद्दा। लोकसभा इलेक्शन आते ही लीडरान को अवाम की अब याद और सताने लगी है और इख्तिदार पर दोबारा काबिज होने के लिए मोदी हुकूमत ने तो तीर चलाने भी शुरू कर दिए हैं। तीर निशाने पर लगा है या नहीं यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इस तीर ने फिलहाल मुखालफीन को गहरे जख्म जरूर दिए हैं। सभी मजाहिब के जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों को 10% रिजर्वेशन देने के लिए आईन में लाया गया तरमीमी बिल लोकसभा में पास हो चुका है और उम्मीद है कि आज ये राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। हालांकि बहस अभी जारी है, लेकिन मोदी हुकूमत ने इलेक्शन से ठीक पहले रिजर्वेशन कार्ड खेल करके अपोजिशन खेमे में हलचल जरूर मचा दी है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस तबके के लिए कार्ड चला गया, क्या वाकई उन्हें इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि नेशनल सैंपल सर्वे इंस्टीट्यूट के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 95% कुनबों की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम है। 1000 स्क्वायर फुट से कम जमीन पर मकान वालों की तादाद 90% है। यानी सरकार की तरफ से दी गई गरीब की परिभाषा के मुताबिक मुल्क की 90% आबादी माशी बुनियाद पर रिजर्वेशन हासिल करने वालों में आती है। वहीं आईन के माहिरीन मानते हैं कि यह कानून अगर बन भी गया तो अदालत की जांच में खरा नहीं उतर पाएगा, क्योंकि 95% गरीब आवाम के लिए 60% रिजर्वेशन और 5% अमीरों के लिए 40% ओहदे, इसे ना तो अदालत मानेगी और ना ही आईन के स्टैंडर्ड्स। तो सवाल यह है कि क्या यह बिल 2019 के लिए लाया गया है, सिर्फ इलेक्शन के लिए, या वाकई सियासी पार्टियों को आवाम की फिक्र है? इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे आज की बहस में। तो माशी बुनियाद पर जनरल कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन, एक बड़ी कोशिश सरकार की। रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि यह सिक्सर है, लास्ट बॉल का सिक्सर, ये कहते हैं लास्ट ओवर का सिक्सर है और अभी और सिक्सर और छक्के लगेंगे, देखते जाइए। विपक्ष हिज़्ब इख्तिलाफ फंस चुका है। कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, राज्यसभा में भी लोकसभा में किया, लेकिन वो साफ तौर पर सवाल उठा रही कि आप डाटा पेश करके बताएं कि 8 लाख रुपए से ज्यादा जिनकी इनकम है उनके बारे में आपके पास क्या डाटा है, उससे कम जिनकी है उनके बारे में क्या डाटा है, ये आप पेश कीजिए। आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, कपिल सिब्बल कह रहे हैं। आरजेडी साफ तौर पर इसका विरोध करती है, इसकी मुखालफत करती नजर आई और आज राज्यसभा में आरजेडी के एक मेंबर पार्लियामेंट झुंझुना लेकर आए थे। सीधा संकेत था, पैगाम था कि हुकूमत झुंझुना पकड़ाने की कोशिश कर रही है आलाजाद के लोगों को, जनरल कैटेगरी के लोगों को। बहुत सारे सवाल हैं, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि राज्यसभा में इस वक्त बहस जारी है और पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा से भी यह बिल पास हो जाएगा। इस वक्त मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ शकील अंसारी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। सर आपका खैर मकदम है। प्रिया चौधरी जी को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार तर्जुमान है, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जुमान, अक्सर प्रोग्राम में शामिल होते हैं और मीडिया में छाए रहते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई के लीडर हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, बहुत ही सटीक अंदाज में, सहज और सुलझे हुए अंदाज में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखते हैं। अंबिकानंद साहे साहब को भी मैंने अपने साथ जोड़ा। सर आपका खैर मकदम है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सुलझी हुई बात करते हैं और बहुत आसानी से हम इनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत हालांकि चाहती क्या है और इससे वाकई क्या इलेक्शन में फायदा मिलेगा या वाकई झुंझुना है। बहुत सारी बातें, आइए शुरू करते हैं इस बहस की। जैसे कि इस बहस का तरीकाकार है कि पहले 2 मिनट में सबको अपनी अपनी बात रखनी होती है, तो आइए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टियों का व्यू लेते हैं। शकील अंसारी साहब आपसे शुरू करते हैं, 2 मिनट में अपनी बात रखिए, आपका वक्त शुरू होता है। राज्यसभा में इस वक्त बहस जारी है, आपकी पार्टी दोनों जगह सपोर्ट करती नजर आती है, लेकिन कुछ सवालों के साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपने जो बता दिया वो जरूरी है कि हमारा जो डिबेट है उसके मेरिट पर है। रिजर्वेशन की पॉलिसी पर हम साथ हैं, लोकसभा में भी साथ हैं और अभी वोटिंग होगी तो राज्यसभा में भी साथ हैं। लेकिन जिस तरह से लाया गया है उसकी मेरिट के मुताबिक उस पर सवाल जरूर है कि ये झुंझुना पकड़ाने की कोई कोशिश तो नहीं है, चुनावी एजेंडा तो नहीं है। ये समाज का बहुत बड़ा मसला है, इसको चुनाव की एजेंडा से जोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आखिरी सेशन के आखिरी दिन और जल्दी जल्दी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर अमेंडमेंट आप कर रहे हैं और जो सब्जेक्ट बार बार कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इंदिरा साहनी केस में जा चुका है, उसको आप किस तरह से लिस्लेशन के जरिया आप उसको रोक पाएंगे? चूंकि मंडल कमीशन, आप जानते हैं कि मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी नरसिम्हा राव जी की, पहले अप्रूव्ड हुआ, फिर अमेंडमेंट जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था नरसिम्हा राव जी की सरकार में, उसमें ये 10% रिजर्वेशन के इशू को रखा गया था, अदर कैटेगरी को, और सोशल एंड एजुकेशनल
बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यहाँ कास्ट की बात करते हैं, जबकि कास्ट का कहीं ना कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है ना किसी नोटिफिकेशन में है। बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन है ये 27%, चूंकि उनकी आबादी को पहले 54% माना गया है और उसका 50% उसको रिजर्वेशन दिया गया है। और इसी सुप्रीम कोर्ट में जब बहुत तेज बहस हुई थी, उसमें भी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ना हो, इसकी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और इसी के बुनियाद पर कई बार सुप्रीम कोर्ट में कई रिजर्वेशन के जो पॉलिसीज जो रिजर्वेशन किए गए उसको रिजेक्ट भी किया जा चुका है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा इसलिए एक सेकंड में मैं खत्म कर रहा हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये बिल जिनके लिए अदर कैटेगरीज के लिए, उसको आला जात या अदना जात से मत जोड़िए, उनके लिए नहीं, अदर कैटेगरी के लिए है, वो कानूनी तौर पे सही तरीके से बनाना चाहिए। ठीक है, और बात करूंगा आपसे। तो सपोर्ट में तो है, लेकिन तो मैं प्रिया जी से पूछूंगा, जो आज रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि जो लेकिन है ये क्यों है। वो कह रहे थे कि अगर हम अच्छा काम करना चाहते हैं, आखिर में भी करना चाहते हैं, तो आपको तकलीफ क्यों है? भाई काम ही तो अच्छा हो रहा है, आपको लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिसको इसकी जरूरत है। मैं प्रिया जी से पूछना चाहूंगा, बहुत सारे इनको एतराजात हैं, ये कौन सी सियासत है, इतनी जल्दबाजी क्यों? कुछ और वक्त ले लेते या फिर पहले कर देते। आपके पास तमाम जब वक्त था, अभी तक तो ये काम हो भी जाता, आपको इसका सियासी फायदा भी मिल जाता, इलेक्शन में भी इसका फायदा आपको मिलता, पहले ही कर देते। देखिए, सबसे पहले इस बिल का एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमें वो नहीं भूलना चाहिए कि ये बिल जाति आधारित आरक्षण नहीं है, ये बिल अपीजमेंट का आरक्षण नहीं दे रहा है, ये बिल सीधा सीधा आरक्षण उन लोगों को दे रहा है जो वास्तव में इसके अधिकारी हैं। यानी कि जो बाकी 50%, 50% की बात हो रही है, उसमें उन लोगों को दिया जा रहा है जो है तो जनरल कैटेगरी में, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और ये देश के इतिहास में ऐतिहासिक बिल आया है कि ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं था। और बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कहते हैं इस बात को कि आरक्षण जो है वो आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए था। आज ये हो भी रहा है। खुद जो पटेलों के नेता बनकर उभरे थे, आज उनके पास शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि वो खुद आर्थिक आधार पर मांग रहे थे। क्योंकि सब जानते हैं कि पटेल जो है वो आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं, तो उनका ये आधार चला नहीं था बहुत दिन तक। तब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, तो बुद्धिजीवी वर्ग का एक ये सेगमेंट क्लियर हो जाता है। दूसरा, जब देश में पहली बार आरक्षण की बात हुई थी, अंग्रेजों के समय में जब हम गुलाम थे, तो खुद महात्मा गांधी ने अमरण अनशन की घोषणा कर दी थी आरक्षण के खिलाफ। उन्होंने कहा था जातिगत आरक्षण नहीं होगा। खुद संविधान सभा में बाबा साहेब के ये वर्ड थे कि आरक्षण जो है वो जाति आधारित ना करके, देश को बांटने वाला काम ना करके, हमें आय के आधार पर देना चाहिए, आर्थिक स्थिति के आधार पर देना चाहिए। तो वो बात उस वक्त उनकी नहीं चल पाई, नहीं हो पाया। ये राजनीति आज तक चलती आई। तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए कि जो वास्तव में जरूरतमंद है उनके पास ये पहुंच रहा है। ठीक है, जो वास्तव में जरूरतमंद है, आपकी ऐसी मंशा है, उन तक ये पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन टाइमिंग को लेकर भी आप पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जल्दबाजी को लेकर भी आप पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, राज्यसभा में बहस चल रही है, आपकी पार्टी भी इसको सपोर्ट कर रही है, समाजवादी पार्टी। रामगोपाल यादव ने कुछ सवाल किए, उन्होंने कहा कि नौकरी है ही नहीं, इंजीनियर डॉक्टर बन भी गए तो देंगे क्या नौकरी? ये इस तरह के सवाल है, लेकिन सपोर्ट आप लोग भी कर रहे हैं, फंसे हुए हैं आप भी। देखिए, एक तो मैं समाचार माध्यमों में सभी में मैं दो दिन से देख रहा हूं कि कुछ शब्द ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं, मुझे इन पर घोर आपत्ति है। मैं आपके चैनल से भी अपील करना चाहता हूं कि आला जात, उच्च जात या सवर्ण जात जैसे शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। असंवैधानिक शब्द हैं और ये दूसरे लोगों को अपमानित करते हैं। ना कोई जात आला होती है, ना कोई अदना होती है, सब जातियां बराबर हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो ये बीजेपी सरकार लेके आई है ये बिल, और जो देना चाह रही है सामान्य वर्ग के लोगों को, सामान्य जाति कह सकते हैं हम, इसमें हम समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि अगर सरकार कुछ भी किसी को देती है या देने का नाटक भी करती है, तो उसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि किसी को दे तो रहे हैं। तो हम लोग इनके विरोधी नहीं है, हमारी कोई उनसे शत्रुता नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए हम इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी का केवल राजनीतिक शगुफा है, और ये बिना होमवर्क के लाया गया है, बिना किसी अध्ययन के लाया गया है। देखिए, जाटों का आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, उस पर यह टिप्पणी की थी कि सरकार ने इसका कोई सर्वे नहीं कराया। आपने किस आधार पर मान लिया कि जाट को पिछड़ी जाति माना जा सकता है? तो इस वर्तमान बिल में की भी स्थिति यह है कि सरकार ने कोई होमवर्क नहीं किया, कोई सर्वे नहीं कराया, ना तो उन्हें सही मायने में यह पता है कि
कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे, देश की कितनी आबादी फिर भी लाभान्वित तो आप होगी। सपोर्ट करने के लिए बाध्य है, मतलब फंस गए ना आप देखिए, लोग। नहीं हम इसमें फंसना क्या है। देखिए, हम देश में जो राजनीतिक लोग हैं, जो अच्छे काम होंगे उनका समर्थन करेंगे, जो खराब काम होंगे उनका विरोध करेंगे। ठीक है, आप दीजिए, लेकिन कायदे से दीजिए। इनके इस कुछ कायदा तो होना चाहिए। अब आपने 8 लाख की सीमा रख दी, यानी कि 66,000 रुपए महीना जो आदमी कमाता है वो आपने गरीब मान लिया, और उधर उससे आप इनकम टैक्स ले रहे हैं, तो फिर वो कैसे गरीब है भाई। सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट थी कि देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी रोजाना की आमदनी 20 रुपए है। तो उन गरीबों की चिंता आपको क्यों नहीं है? आपको इन गरीबों की चिंता है। तो सरकार का जो दोहरा चरित्र है वो दिखाई देता है। और प्रिया जी ने जो 2 कोट किए, दोनों गलत कोट किए, इन्होंने मिसकोट किया गांधी जी को भी और अंबेडकर जी को भी। मैं बता मैं लौटूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। सर मैं विवेक जी 10 सेकंड केवल, 10 सेकंड, आप ही के पास, मेरी बात पूरी हो जाए। मैं 10 सेकंड सेकंड चाहता हूं जी, चलिए। देखिए, ना तो कहीं गांधी जी ने ये कहा, ना कहीं बाबा साहब ने कहा क्या गांधी जी कि ने आर्थिक आमरण आधार पर, अनशन की सुनिए आप, घोषणा नहीं करी थी? गांधी जी ने आमरण अनशन की घोषणा की थी पृथक निर्वाचन प्रणाली को लेकर। पहले आप पढ़िए इतिहास तो को। निर्वाचन प्रणाली को पृथक लेकर निर्वाचन प्रणाली अलग बात थी, उसमें भी आरक्षण था, और उसमें जातीय भी आरक्षण आरक्षण की नेहरू, बात की गई गांधी थी। जी और अंबेडकर जी की ठीक है, सहमति से ठीक है, हुआ इस पर और बहस था। आप करेंगे, गलत सर। कोट कर रहे विवेक हैं। उसमें भी आरक्षण की बात थी नहीं, ना। आप गलत कोट सीपीआई के लीडर के तौर पर, तर्जुमान के तौर पर क्या कहें? जी, देखिए, ऐसा है कि इस बिल का लेफ्ट फ्रंट ने, ओवरऑल सीपीएम ने भी, सीपीआई सबने इसका समर्थन दिया है, क्योंकि लेफ्ट की ये आइडियोलॉजी है कि हम लोग जो है इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, एक पार्ट। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये है कि हमें परिभाषित करना पड़ेगा कि कास्ट स्ट्रगल और क्लास स्ट्रगल क्या ये एक ही चीजें हैं। मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल की बात करी थी इकोनॉमिक्स के आधार के ऊपर, लेकिन हिंदुस्तान की सच्चाई कास्ट है, इसलिए यहां पे क्लास स्ट्रगल कास्ट स्ट्रगल बन जाता है, और आपको एससी एसटीज को, ओबीसीज को रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। जो बीजेपी की प्रवक्ता भी कह रही थी कि भाई जाति के आधार पर ना इकोनॉमिक्स, सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, एससी एसटीज का जो मनोबल है, जो मानसिकता है, जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, इसके लिए आरक्षण फॉर ओबीसीज एंड एससी एसटीज ए नेसेसिटी। दूसरी बात, आप विपक्ष से बात नहीं करते, आप ड्राफ्ट डिस्क्लोज नहीं करते, आप एक दिन के अंदर संविधान बदल रहे हैं, और एक दिन के अंदर आप भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रहे हैं, और आप किसी को नहीं बताते कि क्या ड्राफ्ट है, और ऑन द स्पॉट आप डिसीजन लेकर के एक शगुफा फेंक रहे हैं कि भैया सपोर्ट कर रहे हो या नहीं। इज दिस द वे? क्या भारत के संविधान को चेंज करने के लिए एक दिन चाहिए? ये फक्र नहीं है, ये फक्र नहीं है, ये इमेच्योरिटी है। आप सुनिए, अभी कपिल सिब्बल का बयान था, 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, 82-83 में उसको फिर से पेश किया गया, और 1990 में लागू हुई। तो अभी ये जो कर रहे हैं इलेक्शन के लिए 2019 के, कि ये दिखा करके जो नोटा इनका आया है मध्य प्रदेश में, जिससे हारे हैं, इनको लग रहा है जनरल कैटेगरी वापस इनके पास आ जाएगी। अगर राम मंदिर का तो कार्ड इनका चला नहीं, तो दे आर गोइंग टू फेल। आप कैसे इस तरीके से ले आएंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, अभी 4 लोग भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो ये सारा मामला फिर से खिंचेगा। मंडल कमीशन को लागू करने में 10 साल लग गए। इनके वोटर को तो मैसेज चला जाएगा ना? नहीं, ये झूठ है, ये सब, ये दे विल बी एक्सपोज्ड। आप कैसे करें? और आप दिल्ली शहर के अंदर 100 स्क्वायर यार्ड्स, 100 गज की प्रॉपर्टी वाले को आप कह रहे हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड, 8 लाख के इनकम टैक्स वाले को आप कह रहे हैं ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो फिर अमीर कौन है और गरीब कौन है? और कहां से आप ये डेटा लाए, कहां से निष्कर्ष निकाला, किस सेंसस पर आधारित है? मतलब दलाइल आपकी मजबूत है, लेकिन दिक्कत यह है कि सपोर्ट करना पड़ेगा सबको, अपनी अपनी सियासी जमीन देखनी है, बैकग्राउंड देखना है, और उसके मुताबिक आप लोगों को ये फैसला करना पड़ रहा है। लेकिन यही तो आज की बहस का मौजू है कि हिज़्ब इख्तिलाफ, विपक्ष फंसा हुआ है, हुकूमत ने फंसा लिया है। यही एक सवाल है। आप तमाम लोग अपने अपने तरह से इस बिल को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कह करके इसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन वोटर या जिन तक ये मैसेज चला गया, वो इस लेकिन को समझ पा रहा है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। अंबिकानंद साय साहब, आप ही मुझे समझा दीजिए, सीनियर साफी हैं आप तमाम चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। सियासी फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए हुकूमत को इसका 2019 के इलेक्शन में मिलने जा रहा है? क्या मिलेगा? देखिए, अभी सारे राजनीतिक पार्टियों को आपने सुना जी, और ये भी आपने सही कहा कि सब समर्थन कर रहे हैं, कुछ दबे शब्दों में, कुछ खुलकर और कुछ विरोध के साथ, लेकिन समर्थन सब कर रहे हैं। अब आइए रियल पॉलिटिक्स पे, इस जमीन पे क्या हो रही है। देखिए, पार्लियामेंट में भाषण देना एक बात है, और राजनीति में हम जानते हैं जो कही जाती है वो करी जाती है, उसमें फर्क होता है, और जो दिखता है वैसा होता नहीं है। हमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू महत्वपूर्ण ये है कि जहां क्रिया होगी वहां प्रतिक्रिया होगी। जी, आपने पार्लियामेंट में क्रिया कर दिया,
जमीन पे इसका क्या असर पड़ेगा? मैं तो देख रहा हूं कि मंडल 3 की पुनरावृत्ति होगी और ये अवश्यम भावी है। मैं समझा के बताता हूं। 1989 में मंडल 1 आया, 2015 बिहार चुनाव में मंडल 2 आया, लालू ने एलानिया कहा ये मंडल 2 होगा, अब मंडल 3 होगा। ये जो इन्होंने अनारक्षित को 10% दिया है, देखिए पार्लियामेंट में तो मैंने कहा ना दबे जबान सब समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब ये मैदान पे जाएंगे तो दूसरे किस्म की बात होगी। आज इशारा राम गोपाल ने किया पार्लियामेंट में, आरजेडी ने तो खुलकर कर दिया कि भाई आबादी के हिसाब से वो मांग रहे हैं। अब बात यही थोड़ी रुकेगी, बात निकली है तो कुछ दूर तक लग जाएगी। लोहिया जी की पुरानी थ्योरी तो 60% मांगते थे आरक्षण दो बैकवर्ड्स को। तो ये बहुत सी बातें होंगी। लबो लबाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना एस अप द स्लीव समझ रही है कि तुरुप का इक्का है या मास्टर स्ट्रोक है या गेम चेंजर है, वैसा होगा नहीं। बहुत अहम बात, मैं इसको और समझूंगा सर आपसे, वैसा होगा नहीं तो फिर क्यों नहीं होगा? क्योंकि परसों हम जब बात कर रहे थे इसी मुद्दे पर लोकसभा में, जब इस बिल को रखा गया था, तो प्रोफेसर देवराज सिंह जो कि दलित चिंतक के तौर पर हमारे यहाँ अक्सर आते हैं, वो कह रहे थे कि सामाजिक समरसता के लिए भी ये बहुत अच्छा होने जा रहा है। इससे जो समाज में कहीं ना कहीं खिंचाव बना हुआ था वो भी बैलेंस होगा। तो मैं इसको भी आप लोगों के जरिए समझने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है। तमाम सियासी जमातें इस बिल के साथ हैं, कुछ एक को छोड़ करके जो सीधी मुखालफत कर रही हैं। बाकी राज्यसभा में भी इसको पास करवा लेंगी, लेकिन इसके सियासी नफा नुकसान को अब खोजना समझना शुरू कर दिया है। ब्रेक से पहले अंबिकानंद जी ने एक बहुत अहम बात कही थी, मंडल 3 ये होने जा रहा है। इसको भी मैं समझने की कोशिश करूंगा आपके जरिए, लेकिन मैं अभी शकील अंसारी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। शकील अंसारी साहब, आज बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट प्रभात झा ने भी कहा कि ये बिल जो है 95% आवाम की आवाज है, इससे मोदी जी से जोड़कर आप लोग मत देखिए। और उन्होंने कहा कि जब पहली बार अगड़ों की फिक्र हुकूमत कर रही है तो फिर आप लोगों को क्या तकलीफ है? हालांकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लेकिन वेकिन और ये दलील और ये तर्क दे रहे हैं, उससे भी उनको तकलीफ है। देखिए, उनकी तकलीफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमारी अभी बहन भी कुछ बोल रही थी वो कास्ट शब्दों का, तो ये कास्ट तो है नहीं। जो मंडल कमीशन का रिजर्वेशन है वो तो क्लास रिजर्वेशन है, बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन है। उसको क्लास, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डिफिनेशन है गरीबी का या इकोनॉमिक थ्योरी का, वो यहां नहीं चलेगा। ये रिजर्वेशन इस बेस पर है कि जो संस्कृति के हिसाब से 5000 सालों से जो लोग प्रताड़ित थे, उनको नौकरी देने का सवाल नहीं है, उनका सवाल है समाज में इज्जत देने का। तो उसके लिए वो इज्जत देने के लिए वो रिजर्वेशन है, ना कि नौकरी देने का और पैसे देने। यही कहा करते थे लोहिया जी भी कि कुछ लोगों की दो तरह की भूख है, एक तो है सामाजिक भूख और एक है पेट की भूख। एक समाज की है कि सिर्फ पेट की भूख है, सामाजिक स्तर पर उसका स्टेटस तो बराबर है, ऊंचा है हजारों साल से। और एक ग्रुप ऐसा है जिसको पेट भी खाली है और उसको सामाजिक इज्जत भी नहीं मिल रही है, इसलिए पहले उन दोनों चीज उन सोसाइटी को देना पड़ेगा। अब जहां तक ताल्लुक है इस रिजर्वेशन का, तो ये रिजर्वेशन SC, ST एंड OBC से कई लोग जोड़ रहे हैं। OBC रिजर्वेशन में, चूंकि मैं OBC कमीशन का 2 टर्म मेंबर रहा हूं, OBC रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर की लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने आधारित पहले ही से तय कर दी है, कोई नई चीज नहीं है। आज जो क्रीमी लेयर 1 लाख फिक्स किया था पहले, आज 8 लाख हुआ है। आज जो आप क्रीमी लेयर की परिभाषा जो तय कर रहे हैं इस रिजर्वेशन में, 96% पॉपुलेशन उससे कवर हो जाएगा। तो आप कहां गरीबों को दे रहे हैं? जो आरक्षित जो रिजर्वेशन 50% है और 50% तो रिजर्वेशन है जो SC, ST, OBC के लिए, तो उससे जो खाली आरक्षित लोग हैं, अनारक्षित लोग हैं, जो रिजर्वेशन के दायरे में नहीं है, उनको आप दायरे में ला रहे हैं। वो 50% लोगों में आप ला रहे हैं पूरी 95% पर आबादी को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ उन लोगों को, उनके गरीबों को कोई फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अब तो सवाल उठ रहा है कि जो OBC रिजर्वेशन है या दलित रिजर्वेशन है, उसमें कैटेगराइजेशन होना चाहिए। और जैसा बताया अभी अंबिका जी ने कि जिस तरह से रिजर्वेशन नीतीश कुमार जी ने जो
कैटेगराइजेशन किया था कि उसके गरीब लोगों को मिले। आज जो बात चल रही है, सरकार के पास कमीशन का रिकमेंडेशन मौजूद है कि ओबीसी कमीशन में कैटेगराइज कीजिए कि आप किस कैटेगरी को, कौन कौन लोगों को, कास्ट के आधार पर नहीं, कास्ट के आधार पर शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसलिए कहा था कि आपके पास मापदंड नहीं है। अभी ओबीसी का सेंसेक्स हुआ, सरकार क्यों नहीं सामने ला रही है कि रिजर्वेशन की रिपोर्ट बड़े सवाल है कांग्रेस के, और इसको भी लोग समझ रहे हैं। कैसे आप जवाब देंगे? आप लोगों को भी लोगों के बीच जाना है, इतनी आसानी से ये फार्मूला चलने वाला नहीं है। इसके और भी साइड इफेक्ट मैं अभी अंबिकानंद जी से और बाकी लोगों से समझूंगा, लेकिन जो आप लोग सोच रहे हैं कि ये तुरुप का इक्का है या ये सिक्सर लग ही जाएगा, ये इतना आसान भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं इनके सबसे पहले सवाल का जवाब दे दूं। जो इन्होंने ओबीसी के बारे में बात करी है, कैटेगराइजेशन के बारे में बात करी है, तो ओबीसी के अंदर 900 कुछ जातियां आती हैं। वो इन्हें ज्यादा बेहतर मालूम होगा क्योंकि ओबीसी में रहे हुए हैं आयोग में। और उन 900 कुछ जातियों के अंदर सिर्फ 10 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी रिजर्वेशन का 65% फायदा लेती हैं, और 600 कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको सिर्फ 2% ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। तो ओबीसी के अंदर अगर कैटेगराइजेशन होता है तो उसके अंदर आने वाली समस्त जातियों को फायदा मिलना चाहिए, उसके हिसाब से वो होगा। दूसरी बात, जहां तक इन्होंने ये पूछा कि इसका आधार क्या है, ये जल्दबाजी में लाया गया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आप डेटा उठाकर देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि इस देश में क्या आमदनी इस देश का कॉमन जनरल कैटेगरी वाला इंसान कमा रहा है। 8 लाख कमाने वाला गरीब है, 1.5 बता रही हूँ, वो जो आपका 8 लाख रुपए तो फिर इनकम टैक्स की लिमिट क्या है? 2.5 पर इनकम टैक्स आप लगा रहे हैं। 8 लाख मैक्सिमम लिमिट है दिल्ली में, और 95% कवर हो गया। 8 लाख को अकेले काउंट मत करिए, आप जमीन को काउंट करिए, उसकी बाकी आय को काउंट करिए, उसकी सैलरी को काउंट करिए। वही ऐतराज़ात, देखिए प्रिया जी, वो जो ऐतराज़ात है यही इन तमाम सियासी जमातों के। आपकी इमरान जी, मैं एक जवाब देना चाहूंगी बहुत सही तरीके से। एक सवाल 5 सेकंड लूंगा आपके। 2 सवाल है मेरे। पहले, ये 10% के फिगर पे आप आए कैसे? कौन सा सेंसस आपने फॉलो किया? एक तो ये बताइए। दूसरा, किस आधार पे 8 लाख और 100 गज की प्रॉपर्टी का फिगर आया, 1000 स्क्वायर फीट? ये 2 सवालों के उत्तर आप दीजिए। फिगर्स आए कहां से? तो अब आप सुन लीजिएगा, आप सोच समझ के रातों रात मोदी जी जगह अब आप आराम से सुन 8 लीजिएगा। लाख रुपए वाले टैक्स पेयर हैं भाई। 8 लाख इनकम वाले तो टैक्स पेयर है। जवाब दे रही, टैक्स जवाब दे रही, सुन लेते, 2.5 है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि टैक्स पेयर है ये। जी बताइए। उनको रिजर्वेशन के दायरे में कैसे लाया? और टीवी पे बैठ के विरोध भी करते रहिए, यही आपकी आपको राजनीति है जो देश के सामने आ रही है, जिंदगी ग्रे होती है प्रिया जी, जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, आप दलील दीजिए प्रिया जी, आप जवाब दीजिए। जहां तक आपने 8 लाख रुपए की बात करी, सबसे पहली चीज, गुमराह मत करिए देश की जनता नहीं कर रहे, को। आप 8 बताइए ना। लाख रुपए जो है वो मैक्सिमम लिमिट दी गई है, और जो मैं आंकड़े आपको अभी देने तो जा रही हूँ, अगर हम सारे 8 लाख कमाते हैं तो हम सब इकोनॉमिकली बैकवर्ड हुए। इस पैनल के हम सब इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए। हमें आरक्षण चाहिए, आप बताइए ना। 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी आय 5 लाख हर आदमी को देखिए सर, यानी कि 8 रुपए से लेकर भी 8 लाख रुपए तक वो हो सकते हैं ना। नहीं, अभी डाटा है ना पार्लियामेंट में कि 95% आबादी जो है उसे कवर हो गई। 95% पॉपुलेशन आर कवर। तो गरीब को कहां मिला? जनरल कैटेगरी के, सुनिए, जनरल कैटेगरी की 95% आबादी लिमिट दी गई है। सुनिए प्रिया जी, और जो मैंने आपको आंकड़ा दे दिया कि इस देश में 1.5 करोड़ आबादी सिर्फ ऐसी है जिसकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है। यानी कि अगर हम आंकड़ा, एक मोटा मोटा आंकड़ा जो सामने आया था कि कितने अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, तो वो 31 करोड़ का आया था। 31 करोड़ में से 1.5 लाख रुपए, 1.5 करोड़ लोग वो निकाल दीजिए आप जिनकी आय जो है 5 लाख रुपए से ऊपर है, तो 29.5 करोड़ लोग बच गए हैं जिनकी आय 5 लाख रुपए से नीचे है। ये डाटा तो कोई पार्लियामेंट में आया नहीं, कहां से आया? आपको पता चल ये डाटा कहां से आया? अभी लेकर तो सवाल है प्रिया जी, देखिए प्रिया जी, इसी को लेकर सवाल है, पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं राजकुमार भाटी जी आपसे पूछना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल का भी एक ट्वीट आज हम पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो 10% गरीबों को आरक्षण देने की बात है, आरएसएस जाति आरक्षण के शुरू से खिलाफ रहा है। अभी पहले चरण में संविधान संशोधन करके जो है आर्थिक आधार पर इसको शुरू करेंगे, फिर एससी एसटी और ओबीसी का सारा आरक्षण खत्म करके केवल आर्थिक आधार पर कर देंगे। उनका ये जो खदशा है, कैसे आप लोग देखते हैं? बिल्कुल 100% वो सही अंदेशा जाहिर कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी की सोच हमेशा से ही रही है, जातिवादी पार्टी है ये। देखिए, आप एक बात समझिए, ओबीसी के लिए पहला काका कालेलकर आयोग बना संविधान लागू होने के तुरंत बाद।
उसने अपनी रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट दबा दी गई। फिर दूसरा मंडल आयोग बना 1977 में, जब जनता पार्टी की सरकार बनी, उसकी रिपोर्ट 80 में आ गई, वो रिपोर्ट भी दबा दी गई। 90 में वीपी सिंह सरकार ने वो रिपोर्ट लागू की। उसके लिए 2 आयोग बने, उन्होंने पूरे सर्वेक्षण देश के किए, पूरा होमवर्क किया, पूरे आंकड़े जुटाए, तब जाके आप लगा दिए 50 से और 90 में 40 साल बाद वो लागू हो पाया। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए ना तो कोई आयोग है, ना कोई सर्वे है, ना कोई होमवर्क है, ना कोई आंकड़े हैं। इतनी जल्दबाजी क्या है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगरा की रैली में कहते हैं कि आज राज्यसभा से पास हो जाएगा, कल से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इतना गुमराह देश को क्यों कर रहे हैं? देश के सामने झूठ क्यों बोल रहे हैं? इन्हें क्या जल्दबाजी है? अगर ये इतनी, देखिए हम चाहते हैं कि इनको मिले, लेकिन अगर इतनी जल्दबाजी में करेंगे, बिना प्रक्रिया का पालन किए करेंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई भी आदमी खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट इसे कैंसिल कर देगा। ठीक है, अंबिका एक मिनट और दीजिए। दूसरी बात, ये महत्वपूर्ण विषय है, अभी प्रिया जी ने भी कुछ आंकड़े रखे। इस देश में पहले से ही 85% लोग आरक्षण के दायरे में आते हैं, बचे 15% जिनको सामान्य वर्ग कहते हैं, जनरल कैटेगरी। अब उस सामान्य वर्ग में से 90% को ये कवर कर रहे हैं, यानी कि बचे उनमें से 10%। ठीक है, अब 15% का 10% यानी 1.5%। 1.5% देश की 1.5% आबादी के लिए इन्होंने 41% सीटें खुली छोड़ दी हैं। ये तो महा अन्याय है, घोर अन्याय है। ये तो केवल ऊंचे जो इनकम वाले लोग हैं, जो बहुत रईस लोग हैं, जिनकी आमदनी 8 लाख से ऊपर है, उनके लिए आपने 41% सीटें रिजर्व कर दी। कितना बड़ा अन्याय आप देश के साथ कर रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना होमवर्क किए, बिना इसके परिणाम सोचे हुए। और ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए महान नुकसानदायक सिद्ध होने वाला है। इस पर भी हम बात करते हैं, सर। एक छोटा सा ब्रेक और हम ले रहे हैं, फिर मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं। सरकारी नौकरियां हैं कहां, ये सवाल आज बहुत बड़ा उठा, पार्लियामेंट में भी उठा। इसको लेकर भी हम बात करेंगे कि आपने कितनी नौकरियां पैदा की, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इसको लेकर भी रविशंकर प्रसाद ने कुछ तर्क दिए और बहुत सारी उन्होंने बातें कही, लेकिन ये एक बड़ा भी सवाल है, इस पर भी हम बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन देने की मुहिम इस वक्त जारी है राज्यसभा में। इस वक्त इस पर अभी भी बहस जारी है, वोटिंग होगी और ये पूरी उम्मीद है कि ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर जो सियासत हो रही है, तमाम सियासी जमातें कुछ एक को छोड़कर साथ तो हैं, लेकिन इसमें भी सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं, सोच है। उसको भी हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या लेकर के अवाम के बीच जाने वाले हैं। ऐसे ही बीजेपी को फायदा थोड़ी ना होने जा रहा है, या बाकी लोग उसको कैसे काउंटर करते हैं, ये भी समझने वाली बात होगी। मंडल 3 होने जा रहा है, ये बात आपने कही थी अंबिकानंद साय साहब, जरा इसे जरूर समझाइए, मंडल 3 कैसे होने जा रहा है? मैंने कहा ना, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और ये एक नेचुरल फिनोमेनन है। आप बड़ा सुंदर संवैधानिक शब्दों पे ना जाइए जो कहा जा रहा है। राजनीति में परसेप्शन का असर होता है कि समाज में आप ऊंची जाति न कहिए, लेकिन समाज में जब आप जमीन पे जाते हैं तो संबोधन यही होता है, सवर्ण या ऊंची जाति। ये हकीकत तो पर इस बिल का देखिए धुंध ज्यादा फैल रहा है, इसके इंट्रिकेसीज को, क्लॉज को, सब क्लॉज को, संवैधानिक अमेंडमेंट्स को, कितना चीजों को आप गांव में समझाएंगे। वहां मोटी बात ये पहुंच रही है कि भैया अब मोदी जी ने सवर्णों को दे दिया, और सवर्णों को देने का कारण यह था कि 3 राज्य में चुनाव हार गए थे। भाई इतनी मोटी बात गांव में पहुंचेगी जमीन पे? गांव में तो ये भी पहुंचेगा सर कि सिर्फ स्वर्ण नहीं है, जनरल कैटेगरी है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर लोग हैं, क्योंकि गांव के लोग अब इतने बेवकूफ नहीं रहे हैं, वो हर चीज समझते हैं। और मंडल 3 आयोग का मंडल 3 होने जा रहा है, इस चीज का जो आपने नैरेटिव सेट कर दिया ना, मैं सोचती हूँ आप जैसे इतने बड़े पत्रकार होके इस तरह के नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं, ठीक है, ठीक है प्रिया, और समझते हैं। मैं कहना चाहूंगा कुछ। देखिए, एक मिनट से मैं आऊंगा आपके पास। जी अंबिकानंद जी, आप अपनी समझ से कह रही थी, ठीक है, मैंने उसको सुन लिया, समझने का भी प्रयास करूंगा, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं और उस आधार पे कह रहा हूं। देखिए 40-50 वर्षों का मेरा चुनाव देखने का तजुर्बा है कि वहां बातें कैसे पहुंचती है। आप पार्लियामेंट में, मैंने कहा ना, आप रामायण सुनाते रहिए, लेकिन वहां प्रतिक्रिया जमीन पे तो उस पे होती है कि वो क्या समझ रहे हैं। मैं उसको समझाने का प्रयास किया। अब आप माने या ना माने तो भी मुझे उतनी ही खुशी होगी, क्योंकि मैं भी चाहता हूं
कि भाई या तो आरक्षण हो ही नहीं इस देश में, अगर हो तो सिर्फ अमीरी और गरीबी के आधार पे हो, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? दिक्कत की बात होने यह के लिए है। आप जैसे लोग साथ तो नहीं देते ना, वो तो मंडल 3 बनाने फिर के वही लिए बात। तैयार हो मुझे जाते हैं। समझा दीजिए, ये अम्बिका बहुत जी, गलत प्रिया, नैरेटिव आप सेट करने ठीक है की प्रिया जी, कोशिश कर आऊंगा रहे आपके हैं। पास। मैं बहुत आहत आप हूं कह रहे हैं आपकी कि बात से। आप कह रहे हैं कि आपकी अम्बिका जी आहत आपने होना ये भी चाहिए कहा ना। कि आपकी लोग बात से 85% क्रिया की प्रतिक्रिया आबादी करेंगे। आहत हो रही है। एक मिनट सर, एक मिनट सर, ये क्रिया आप की लोगों प्रतिक्रिया आप होगी। लोग तो गलत टोटल नैरेटिव सेट करने की कोशिश 85% कर रहे आबादी हैं। आहत हो रही है। 50% शकील जी, ऊपर की शकील जी। राजनीति खुश है इस फैसले से। जाके पूछिए उन लोगों से जिनके घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं, ये 8 उन लाख लोगों वालों के के लिए घरों में होने चूल्हे वाला जलते है। हैं 8 और 100 लाख, गज के अरे प्लॉट सर वालों के घरों में भी चूल्हे एक मिनट प्रिया, प्रिया एक मिनट, अंबिकानंद जी, अंबिकानंद जी, मुझे बता दीजिए क्रिया की प्रतिक्रिया जो आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम ये मैं बताता हूं देखेंगे इसे सर, क्रिया क्या हम ये देखेंगे कि कुछ दिनों बाद लोग सड़कों पर उतरेंगे, इसके खिलाफ भी उतरेंगे और एक पूरे वर्ग में ये मैसेज चला जाएगा जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये अगर ऐसा होता है तो फिर तो उल्टा पड़ जाएगा बीजेपी के लिए दांव। देखिए, यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि देखिए, राम मंदिर जैसा सशक्त मुद्दा भी अभी चुनाव में हावी नहीं हुआ, लेकिन इस देश की साइकोलॉजी में रिजर्वेशन एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जो लोगों को आंदोलित उद्वेलित रातों रात कर देता है। बिहार में समझ में आ गया था, आप- आरएसएस जी, चीफ जी, ने जब जी, बात जी, रखी थी, हो जाता उसका नुकसान हुआ है। था। और अब बिहार में तो ताल ठोक के लोग परसों से ही बात कर रहे हैं, परसों से ही बातें हो रही है। जी जी जी, तो अब इसीलिए मैं कहता हूं कि ये मुद्दा अब आज यहाँ पार्लियामेंट में छूट गया और इसका प्रभाव आप आने वाले ज्यादा दिन, मैं नहीं कर रहा हूं, 15 दिनों में देख लीजिएगा। तो राजकुमार भाटी जी और मैं इनसे भी अपने विवेक जी से भी पूछूंगा, तो जो बात अंबिकानंद जी कह रहे हैं या शकील जी से भी कहूंगा कि करके पूछूंगा कि क्या वाकई आप लोग अब इसको लेकर के फिर लोगों को एकजुट करने के लिए सड़कों पर जाएंगे? क्योंकि बीजेपी को इतनी जल्दी तो आप भी नहीं चाहेंगे कि फायदा मिल जाए, जैसा कि कहा जा रहा है, जैसा कि दिखाने की कोशिश की जा रही है। राजकुमार जी, ये इसलिए भी होने जा रहा है इमरान जी, एक बात गंभीरता से समझिए। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर बताया था, 40 साल संघर्ष करना पड़ा ओबीसी को अपना आरक्षण पाने के लिए, वो भी अभी आधा अधूरा लागू है, उसमें भी 50% की लिमिट लगा दी गई और क्रीमी लेयर लगा दी गई, जो कि गलत है। अब आप ये बताइए कि पिछड़ी जातियों की संख्या इस देश में 54% है और उनको 27% आरक्षण यानी कि आबादी का आधा मिला हुआ है, जबकि संविधान में साफ लिखा हुआ है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको उनकी आबादी के अनुरूप दिया जाएगा, जो एससी को भी मिलता है, एसटी को भी मिलता है। ओबीसी को इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% की एक बाउंडेशन लगा दी थी, सीलिंग। तो लोग सोचते थे चलो भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम क्या करें। अब जब मोदी जी ने वो आदेश हटा दिया है, 50% से आप आगे लेके जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पिछड़े वर्ग इस बात को लेकर सड़कों पे उतरेंगे कि अब हमारा 54 हमें चाहिए। जब आपने बाउंडेशन तोड़ दी, आप उन जातियों के लिए तो तोड़ सकते हैं, हमारे लिए तो राजस्थान में 78 गुजरों को गोलियों से भून दिया बीजेपी की सरकार ने, 78 गुजर गोली से मारे गए राजस्थान में, और उनसे समझौता हुआ कि हम आपको 5% आरक्षण देंगे अलग से। ठीक है, और फिर बीजेपी इसलिए पीछे हट गई, सुप्रीम कोर्ट की बाउंडेशन है। अब बाउंडेशन क्यों तोड़ी जा रही है? सुनिए, आज पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में रामगोपाल वर्मा जी ने सीधा बोला यादव, कि रामगोपाल यादव जी ने सीधा बोला कि भैया ओबीसी को आप 54% आरक्षण दीजिए, क्योंकि अगर आप वोट परसेंटेज के हिसाब से चलेंगे तो जातियां कौन सी कितनी है उसके हिसाब से शुरू करो। तो ये मुद्दा बनेगा, ये मुद्दा बन गया। अब जातियों के आधार पर यहां लोग लड़ेंगे और इन्होंने 10% का फिगर ये कहां से लाए? उसमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए मोदी जी सुबह सो करके उठे, 10% दिमाग में आया और उसको एक दिन में संविधान में अपने लागू कर दिया। अब सभी जातियां, अंबिका साहब जी ने बिल्कुल सही बोला, सभी जातियां ये क्वेश्चन करेंगी कि क्या ये फाइनली एससी एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को स्क्रैप करने के लिए है? शकील जी, और सड़क पे सब जाएंगे। शकील साहब, आपका और यानी कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का जो अपर क्लास वोटर है, जनरल कैटेगरी का वोटर है, करीब करीब वो एक है। ऐसे में आप बाकी लोगों को साथ में लाने के लिए आप क्या करने वाले हैं? क्या आप मैसेज लेकर जा रहे हैं? देखिए सपोर्ट तो आप कर रहे हैं। देखिए, सपोर्ट तो हम करेंगे, लेकिन टेक्निकलिटीज जो है उसको भी तो मैं बताऊंगा ना। सवाल यह है कि इस देश में एक धारणा रिजर्वेशन के विरोध में चल रही है काफी दिनों से, और वो धारणा आरएसएस के नागपुर से निकलती है। जब वहां कहा जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल 9 सदस्यों के बेंच ने एक बार डिसाइड कर दिया कि ये फार्मूला ठीक है ना, पूरी होने दीजिए। मैं आपको 30 सेकंड और दूंगा ना। ये फार्मूला जो है
का कहता है इकोनॉमिक बेस नहीं है, ये फार्मूला सोशली और एजुकेशनली बेस है। तो ये सवाल आरएसएस से बराबर इकोनॉमिक बेस चलता रहता है और ये नई चीज जो दब गई थी उसको नहीं उभारा है, तो दूसरों लोगों को शक होगा, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को एक संदेह जाएगा कि आप उनके रिजर्वेशन को कैंसिल करना चाहते हैं। एक मिनट मुझे बोलने, आप उनके रिजर्वेशन को कैंसिल करने का जो डिमांड था उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होगा। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है आपका। अब मेरे पास जो आखिरी मरहले में हम पहुंच गए, शकील जी ने अपनी बात रख दी है, प्रिया जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। जो इन्होंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट में जाते ही ये फेल हो जाएगा, मैं सबसे पहले बता दूं, आज तक जो नरसिम्हा राव के एग्जांपल दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बेस पे खारिज किया है कि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। अब आर्टिकल 368 के तहत अगर संविधान में ही बदलाव कर दिया गया है, 15(4) और 16(4) में ही बदलाव कर दिया गया, तो सबसे पहली बात इसे चैलेंज इंदिरा साहनी के साथ में कुछ नहीं पढ़ा है, आपको मालूम नहीं है, आपको जानकारी कुछ नहीं है, आपको समाज में समरसता के में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, जो आर्टिकल 15 कहता है। और जो आप कहते हैं कि एससी एसटी इसलिए दिया गया था, ओबीसी इसलिए दिया गया था, वो इसीलिए दिया गया था कि समाज में एक समरसता कायम हो, लेकिन आप जैसे लोग वो समरसता कायम ही नहीं होने देंगे इस तरह की बातें करके। जी आप 30 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं खत्म करूंगा क्योंकि वक्त पूरा। इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो ये जल्दीबाजी में 10% लाने की कोशिश करी है, इससे रॉन्ग मैसेज जा रहा है। ऑपोजिशन के साथ कोई कंसेंसस नहीं था, जातियों से, अन्य लोगों से आपने बात नहीं की। 5 साल आप सोते रहे, 5 साल आप सोते रहे, एक दिन आप सोकर के जगे और जातियों की लड़ाई सड़क पे अब शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा सवाल है, देखना होगा यह जो क्रिया की प्रतिक्रिया अंबिका जी कह रहे थे वो कितनी तेजी से होती है और क्या कुछ इसका हश्र देखने के लिए आगे मिलता है। ये बड़ी बात होगी कि वाकई बीजेपी इसका सियासी फायदा उठा ले जाती है या फिर बड़ा नुकसान होता है। बाकी सियासी जमातें, अगर हम ये मानकर चलें कि अपोजिशन अभी फंस चुका है, वो उसको अपने पक्ष में कैश करवाने में अपने फेवर में कामयाब होता है। ये बहुत दिलचस्प देखने वाली बात होगी। बहुत तमाम आप लोगों का शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो नाज़रीन, अभी भी राज्यसभा में इसको लेकर बहस जारी है। इसके बाद कुछ ही देर बाद या हो सकता है 1-2 घंटे बाद वोटिंग हो जाएगी और करीब करीब ये बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। आगे देखने वाली बात होगी हुकूमत इसको कैसे लेकर जाती है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम।